हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 12th आरोह भाग 2 का दूसरा अध्याय पतंग कविता सरल तरीके से समझाने जा रही हूँ। पतंग आलोक धनवा द्वारा रचित कविता है जिसमें कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं का सुंदर वर्णन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली पंक्ति है, सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा। तो इसमें शब्दार्थ बौछारें वर्षा, भादो शरद शीत ऋतु, सर्दी का प्रथम माह। भादो एक महीना जिसमें मूसलाधार वर्षा होती है। इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता पतंग से अवतरित है। पतंग आलोक धनवा द्वारा रचित कविता है जिसमें कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर एवं सजीव चित्रण किया है। इसकी व्याख्या है, कवि कहते हैं कि बरसात के मौसम में जो तेज बौछारें पड़ती है वे समाप्त हो चुकी है। भादो मतलब हल्की बरसात का मौसम जा चुका है। बरसात का मौसम जा चुका है। अब आसमान से निकलता लाल सूरज किसी खरगोश की आंखों सा प्रतीत होता है। दूसरी पंक्ति है, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। इसमें शब्दार्थ है, शरद सर्दी का प्रथम माह। प्रसंग पहली पंक्ति, हमने जो प्रसंग में पहली पंक्ति लिखी है, पहले पंक्ति में जो लिखा है हमने प्रसंग, उसमें वही प्रसंग लिखाएगा। इसकी व्याख्या है, कवि कहते हैं कि शरद ऋतु का आगमन हो चुका है। इस पंक्ति में शरद ऋतु को एक यात्रा के समान दर्शाया गया है जो पुलों को पार करते हुए आ रहा है। बरसात और ठंड के बीच के पुल को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। इसमें विशेष है, पंक्ति में शरद ऋतु को एक बालक के रूप में चित्रित किया गया है। प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का सुंदर प्रतीकों के माध्यम से वर्णन किया गया है। अब हम तीसरी पंक्ति पे आते हैं, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। इसमें शब्दार्थ है, चमकीले इशारों से सूरज की किरणें, पतंग की चमक। इसमें प्रसंग, शरद ऋतु का आकाश बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए आमंत्रित करता है। हम इसमें पहली पंक्ति भी जोड़कर लिख सकते हैं। व्याख्या, कवि कहते हैं कि शरद ऋतु का आकाश इतना चमकदार और आकर्षक है कि वह बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए आमंत्रित कर रहा है। सूरज की किरणें पतंग को चमकाने के रही है और शरद ऋतु बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए उत्साहित करने के साथ साथ आसमान से बादलों को एकदम से हटा देती है और उन्हें मुलायम बना देती है जिससे छोटे छोटे बच्चे पतंग उड़ा सके। इस पंक्ति की विशेषता, सरल भाषा। कविता की भाषा बहुत सरल है। बच्चों के मन की चंचलता और आनंद को दर्शाया गया है। चौथी पंक्ति पे आते हैं, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ा सके, दुनिया के सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। इसमें शब्दार्थ है, कमानी पतंग को आकार देने के लिए इस्तेमाल होने वाली बांस की तीली उड़ा सके, हवा में ऊपर उड़ने की में सक्षम। इसमें प्रसंग, कवि पतंग को दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ कहता है। इसमें व्याख्या, कवि ने पतंग को सबसे हल्की और रंगीन चीज़ कहा है जो सबसे पतला कागज़ और सबसे पतली कमानी से बनी है, क्योंकि पतंग हवा में उड़ने के लिए वज़न कम होना आवश्यक है। पतले कागज़ और पतली कमानी का उपयोग करके पतंग को हल्का बनाया जाता है जिससे वह आसानी से हवा में उड़ सके। इसमें विशेषता,
कवि ने पतंग की तुलना सबसे हल्की और रंगीन चीज़ से की है, जो कि उपमा अलंकार का सुंदर उदाहरण है। इसमें उपमा अलंकार है। बिंब, कवि ने पतंग के माध्यम से दृश्य बिंब, पतंग का रंगीन कागज, और श्रव्य बिंब, बच्चों की किलकारियों का प्रयोग किया गया है। अब हम 5वीं पंक्ति पर आते हैं कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। इसमें शब्दार्थ है किलकारी, खुशी से चिल्लाना, नाजुक कोमल दुनिया, नाजुक कोमल और दुनिया का संसार। प्रसंग, शरद ऋतु में पतंग उड़ाने का बच्चों के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि यह मौसम पतंग उड़ाने के लिए अनुकूल है और बच्चों के उत्साह और खुशी को दर्शाता है। इसकी व्याख्या, शरद ऋतु में पतंग उड़ाने की शुरुआत के साथ ही बच्चों की खुशी और उत्साह की दुनिया शुरू हो जाती है। बच्चों की किलकारियों से पूरा मौसम गूंज उठे और तितलियों की तरह नाजुक कागज से बनी पतंग एक बार फिर उड़ सके। इसमें विशेषता, बिंब, तितलियों की नाजुक दुनिया में बिंब का प्रयोग किया गया है, जो कविता को जीवंत बनाते हैं। भाषा सरल और प्रभावशील है। अब हम 6ठी पंक्ति पर आते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं, कपास पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। इसमें शब्दार्थ है कपास, कोमल, पवित्र, बेचैन का अस्थिर और चंचल, पृथ्वी धरती। प्रसंग, इस पंक्ति में कवि ने बच्चों की तुलना कपास से की है, जो कि कोमलता और चंचलता का प्रतीक है। इसमें व्याख्या है, यहाँ पर कवि उन छोटे छोटे बच्चों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ये वही छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके जन्म से ही रुई की तरह कोमल कोमल पैर हैं। इन्हीं कोमल पैरों से वे हर दिशा में दौड़ते भागते रहते हैं और उनकी इस चंचलता के कारण पृथ्वी भी उनके चारों ओर घूमती हुई महसूस होती है। इसकी विशेषता, बच्चों की चंचलता पृथ्वी घूमती हुई जैसे रूपक के माध्यम से प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया है। जब वे दौड़ते हैं, 7वीं पंक्ति है, जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों का नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। इसमें शब्दार्थ, बेसुध, होश में ना होना, मृदंग की तरह उत्पन्न ध्वनि, बच्चों के दौड़ने से छत पर उत्पन्न ध्वनि। इसमें प्रसंग, इस पंक्ति में कवि ने बच्चों की निर्भयता के बारे में वर्णन किया है। इसकी व्याख्या, कवि कहते हैं कि जब वे छोटे छोटे बच्चे बिना किसी परवाह के छत पर चारों ओर अपने कोमल पैरों से पतंग उड़ाते हुए दौड़ते हैं, तो उनके कोमल पैरों से छत भी कोमल हो जाती है और चारों ओर से आती उनके पैरों की आवाज़ से ऐसा प्रतीत होता है मानो चारों दिशाओं में कोई मृदंग बजा रहा है। 8वीं पंक्ति पर आते हैं। जब वे पैक भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक। इसके शब्दार्थ हैं, पैक भरना मतलब उछलना कूदना, लचीला वेग तेज और फुर्तीला, खतरनाक किनारे छतों के किनारे जहां गिरने का खतरा हो। प्रसंग, इस पंक्ति में कवि ने पतंग उड़ाते बच्चों की चपलता और निडरता का वर्णन किया है। व्याख्या, कवि कहते हैं कि बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं तो वे डाल की तरह लचीले वेग से आते हैं। वे इतनी फुर्ती और चपलता से आते हैं जैसे पेड़ की डाल हवा में लहराती है। वे छतों के खतरनाक किनारे पर तक चले जाते हैं बिना किसी डर या संकोच के। यह उनकी निडरता और रोमांच की भावना को दर्शाती है। इसमें विशेषता, कवि ने बच्चों की तुलना डाल से की है, जो लचीलापन और फुर्ती का प्रतीक है। कवि ने लचीले वेग और खतरनाक किनारों जैसे शब्दों का प्रयोग करके दृश्य बिंब बनाया है। अब हम 9वीं पंक्ति पर आते हैं। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, पतंगों की
धड़कती ऊंचाइयाँ उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। इसमें शब्दार्थ रोमांचित, उत्साहित और आनंदित। शरीर का संगीत, बच्चों के शरीर का संगीत, शरीर की हरकतें जो खुशी से भरी है। थाम लेती है, सहारा देना, बचाना। इसमें प्रसंग है, इस पंक्ति में कवि ने बच्चों के पतंग उड़ाते समय इतने मग्न हो जाते हैं कि उन्हें अपनी सुध बुध नहीं रहती। बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं तब उन्हें अपनी सुध बुध नहीं रहती कि उन्हें अपनी रोमांचित दृश्य का कवि ने रोमांचित दृश्य का वर्णन किया है। व्याख्या, कवि कहते हैं कि बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं तो वे इतने उत्साहित और मग्न हो जाते हैं कि उन्हें गिरने का डर नहीं रहता। वे पतंग के साथ साथ खुद को भी आकाश में उड़ता हुआ महसूस करते हैं। उनके शरीर की चंचलता उन्हें गिरने से बचाती है। पतंग की डोर जो कि एक भौतिक सहारा है, वे पतंग के साथ ही आकाश में उड़ते हुए महसूस करते हैं, मानो वे खुद ही एक पतंग हो। विशेषता, शैली, कविता की शैली भावनात्मक और वर्णनात्मक है। भाषा सरल और सहज है। अब हम 10वीं पंक्ति पर आते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। रंध्र शरीर के छिद्र, सहारे मदद से और बल से। प्रसंग, इस पंक्ति में पतंग उड़ाते बच्चों के उत्साह और आनंद का वर्णन किया है। व्याख्या, कवि कहते हैं कि जब बच्चे पतंग उड़ा रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि वे भी पतंग के साथ साथ उड़ रहे हैं। उनके शरीर के हर छिद्र में हवा लग रही है। वे अपनी पतंग के साथ साथ अपने शरीर के छिद्रों के सहारे भी उड़ने लगते हैं। विशेषता, भाषा सरल और सहज। भाषा का प्रयोग, छंद मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। अगर वे गिरते हैं, 11वीं पंक्ति, अगर वे गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। सुनहले सूरज के सामने आते हैं। शब्दार्थ, निडर, बिना डर के। सुनहला, सुनहरा, पीला। सदर्शन, सामने। प्रत्यक्ष, किनारा, छोर। इसमें प्रसंग है, इस पंक्ति में कवि ने बच्चों की निडरता के बारे में वर्णन किया है। व्याख्या, कवि कहते हैं कि पतंग उड़ते समय बच्चे पतंग उड़ाने में इतने मग्न हो जाते हैं कि उन्हें छत के खतरनाक किनारों का भी डर नहीं रहता। यदि कभी वे गिरते गिरते बच जाते हैं तो और भी निडर होकर बिना किसी डर के सूरज की रोशनी में पतंग उड़ाते हैं। इसकी विशेषता है, यदि यह पंक्ति बच्चों के निडर और साहसी स्वभाव को दर्शाती है। अब हम 12वीं पंक्ति पर आते हैं। पृथ्वी और तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। इसमें शब्दार्थ है, पृथ्वी, धरती। उनके बेचैन पैरों के पास, बच्चों के चंचल भागते हुए पैरों के पास। इसमें प्रसंग है, इस पंक्ति में पृथ्वी तेज गति से क्यों घूम रही है इसका वर्णन किया गया है। व्याख्या, कवि कहते हैं कि बच्चे पतंग उड़ाने में इतने मग्न हैं कि उन्हें दुनिया की सुध बुध नहीं है। वे इतने उत्साहित हैं कि उन्हें लगता है कि पृथ्वी भी उनके पैरों के पास तेज गति से घूम रही है। अच्छा, अब यह बच्चों, मैंने पतंग कविता को सरल तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करें। और नेक्स्ट वीडियो पतंग पार्ट 2, जिसमें क्वेश्चन आंसर इजी तरीके से समझाए जाएंगे। वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।